दोस्तों मैं गोविंद माली। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको फोर्थ ग्रेड का ऑनलाइन डीवी एप्लीकेशन फॉर्म, आपको डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आसान शब्दों में सिखाने जा रहा हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में SSID को ओपन कर लीजिए। जैसे आप अपने SSID को ओपन कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, रिक्वायरमेंट पोर्टल पर क्लिक करना होगा। जैसे आप रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने राजस्थान स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल का जो पेज है वो ओपन हो जाता है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राजस्थान स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल OTR का जो पेज है वो ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको सबसे पहले माई रिक्वायरमेंट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप माई रिक्वायरमेंट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आपके द्वारा जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए गए हैं उनकी जो जानकारी है वो ओपन हो जाती है। यानी कि आपके द्वारा जितने भी फॉर्म भरे गए हैं उनकी जानकारी आपके सामने ओपन हो जाती है। अब आपको डीवी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है फोर्थ ग्रेड का। इसके लिए आपको डिटेल फॉर्म कम स्कूल नीति यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप डिटेल फॉर्म कम पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आपका जो देख सकते हैं क्लास 4th एम्प्लॉय डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, इसका जो डीवी वेरिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 9 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो गया है और इसकी एंडिंग डेट लास्ट डेट 23 फरवरी 2026। इसलिए आपको 23 फरवरी 2026 का इंतजार किए बिना उससे पहले ही इसका आवेदन कर लेना है, क्योंकि इसकी जो डेट है उसमें बढ़ोतरी की जानी संभव नहीं है। इसलिए आपको 23 फरवरी 2026 का इंतजार नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप अप्लाई नाउ पर आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक कर लीजिए। राइट क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक कर लीजिए। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक कर लीजिए और उसके बाद ओके पर क्लिक करने से पहले सबसे पहले ये PDF फाइल आप ओपन कर लीजिए। जब तक आप PDF फाइल ओपन नहीं करेंगे तब तक आप ओके पर क्लिक नहीं कर सकते, यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन नहीं हो सकता। इसलिए आपको सबसे पहले अपना ये जो PDF फाइल है इसे डाउनलोड करना होगा। जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, ओके पर क्लिक करना होगा। जैसे आप ओके पर आप क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने फोर्थ ग्रेड का जो डीवी का एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाता है, जिसमें टोटल 7 स्टेप रहेंगे। पहला स्टेप रहेगा बेसिक डिटेल्स का, दूसरा स्टेप रहेगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स का, नेक्स्ट स्टेप रहेगा एक्सपीरियंस डिटेल्स का, नेक्स्ट स्टेप रहेगा आइडेंटिफिकेशन का, नेक्स्ट स्टेप रहेगा एप्लीकेंट चेकलिस्ट का, नेक्स्ट स्टेप रहेगा क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट का और नेक्स्ट स्टेप रहेगा जो 7वां स्टेप है वो अटेस्टेशन का फॉर्म, जो आपको ऑफलाइन भी फिलअप करना है और ऑनलाइन भी फिलअप करना होगा। अब बेसिक डिटेल्स का फर्स्ट स्टेप बेसिक डिटेल्स का, जिसमें आपको बता दूं कि ये जो ब्लैंक आपको दिखाई दे रहा है ये डिटेल्स आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं रहेगी। यानी कि जो ब्लैंक आपको बताया गया है उसमें फिलअप करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले रोल नंबर, यहाँ पर रोल नंबर पहले से आपके आ जाएंगे। दूसरा है आवेदन पत्र क्रमांक, ये भी आपके पहले से आ जाएंगे। मेरिट क्रमांक फिलअप करने की जरूरत नहीं रहेगी। विज्ञापन संख्या पहले से आ जाएगी। पद कोड और क्रम संख्या, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जिस ऑप्शंस के ऊपर जो स्टार लगा हुआ है वो फिलअप करना जरूरी है। पद कोड और क्रम संख्या के ऊपर स्टार लगा हुआ नहीं है, इसलिए फिलअप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पद का नाम यहाँ पर आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको खाली छोड़ देना है। विभाग का नाम पहले से आ जाएगा। आवेदक का नाम, यहाँ पर आपका आवेदक का नाम हिंदी में फिलअप करना है। आवेदक का पूरा नाम अंग्रेजी में पहले से आ जाएगा। पिता का नाम हिंदी में फिलअप करना है, पिता का नाम अंग्रेजी में पहले से आ जाएगा। माता का नाम हिंदी में फिलअप कर लेना है। उसके बाद माता का नाम अंग्रेजी में पहले से आ जाएगा। आवेदक की जन्म तिथि पहले से आ जाएगी। विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को 1/1/2026 को जो आपकी उम्र है वो यहाँ पर आ जाएगी। नागरिकता, जो भी आपकी नागरिकता है वो यहाँ पर आ जाएगा। आरक्षण वर्ग, आप किस कैटेगरी से है, किस आरक्षण वर्ग से है, वो आपकी जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। आपकी जो EWS कैटेगरी से है, जनरल कैंडिडेट है और EWS है तो आपको यहाँ पर आ जाएगा, नहीं तो लागू नहीं है। ठीक है, उसके बाद यदि आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आ जाएगा। आपकी दिव्यांग कैंडिडेट की उप श्रेणी जो भी है वो आ जाएगी, यदि नहीं है तो लागू नहीं है। ठीक है,
धर्म, जो भी धर्म है आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। वैवाहिक स्थिति, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपकी जो वैवाहिक स्थिति आपने शो की है वो यहाँ पर आ जाएगी। यदि आप विवाहित हैं तो आपका पत्नी का नाम या पति का नाम आ जाएगा, विवाह की तिथि भी आ जाएगी। उसके बाद विवाह का स्थान भी पहले से आ जाएगा, पंजीयन संख्या पहले से आ जाएगी, पंजीयन स्थान भी आ जाएगा, पंजीयन अधिकारी का नाम भी आ जाएगा, मोबाइल नंबर भी आ जाएगा और ईमेल एड्रेस भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आधार आईडी, आवेदक की आधार आईडी यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। अतिरिक्त मोबाइल नंबर, एडिशनल मोबाइल नंबर यदि आपके पास है तो फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आपका जो टीएसपी एरिया से संबंधित जो डिटेल्स है वो फिलअप करनी जरूरी है। यदि आप टीएसपी, क्या आप अनुसूचित क्षेत्र से है तो यस, हाँ, नहीं है तो ना। अनुसूचित क्षेत्र के निवासी है परंतु गैर अनुसूचित क्षेत्र के पद हेतु चयन चाहते हैं, लेकिन आप टीएसपी होते हुए भी नॉन टीएसपी में यदि आप अपना पद चाहते हैं तो यस करना है, नहीं तो नो। ठीक है, उसके बाद संतान विवरण, यदि आप विवाहित होने की स्थिति में आपकी कुल संतान कितनी है, 2002 से पहले यदि है तो इसमें फिलअप करना है, 2002 के बाद में है तो इसमें फिलअप करना है। टोटल यहाँ पर संतान आपकी आ जाएगी। उसके बाद यदि आप विवाहित हैं तो यदि आपकी संतान है तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद भूतपूर्व सैनिक यदि है तो यस आ जाए, यानी कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने पहले भरा होगा वो डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, कुछ डिटेल्स आपको पहले से शो हो रही है, जो ये आप देख सकते हैं ब्लैंक ब्लैंक दिखाई दे रहा है जिसमें आप क्लिक नहीं कर सकते, वो आपको भरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेवारत कर्मचारी, यदि आप राज्य सेवा कर्मचारी है तो आ जाएगा, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा उस टाइम यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, यदि आप राज्य सेवा कर्मचारी है तो आ जाएगा, पंचायती राज सार्वजनिक निगम से संबंधित है तो आ जाएगा, विभागीय कर्मचारी है तो आ जाएगा, राजपत्र अधिकारी है, अराजपत्रित कर्मचारी है तो आ जाएगा, मंत्रालय कर्मचारी है तो आ जाएगा। यानी कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया होगा उस टाइम यदि जो भी आप कर्मचारी आपने शो किया होगा वो यहाँ पर आपके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेवारत कर्मचारी बनने के बाद आपके सामने मूल निवास की जो डिटेल्स है, आपका मूल निवास जो भी है स्टेट वो आ जाएगा, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, जो भी है स्टेट, राजस्थान है तो राजस्थान, जिला जो भी है वो आ जाएगा, तहसील आपकी पहले से यदि पड़ी हुई है तो आ जाएगी, नहीं तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अन्य टिप्पणी में यदि आप अन्य टिप्पणी के रूप में मूल निवास के संबंध में आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। उसके बाद में जन्म स्थान, बर्थ डिटेल्स, यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपका जन्म हुआ है जिस स्टेट में उसे सेलेक्ट कर लीजिए, जिला सेलेक्ट कर लीजिए, तहसील आपको पहले से यदि फिलअप है तो आ जाएगी, नहीं तो फिलअप करने की जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद में अन्य विवरण में आप भर सकते हैं। पत्र व्यवहार का पता, यहाँ पर आपको अपना पत्र व्यवहार का, आप वर्तमान में किस स्थान पर रह रहे हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर लेनी है। उसके बाद में स्थायी पता, आपका जो भी पता है वो फिलअप कर लेना है। जैसे ही आप अपने बेसिक डिटेल्स फिलअप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल्स का जो पेज है वो ओपन हो जाता है, जिसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता, आपके पास कितनी शैक्षणिक योग्यता है वो एक एक करके आपको फिलअप कर लेनी है। यानी कि आपके पास यदि ग्रेजुएशन तक है तो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन आप क्लिक कर सकते हैं, और क्लिक करने के बाद आप अपनी जितनी भी डिटेल्स है वो फिलअप करना होगा, जिसमें अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर फिलअप करने के बाद यदि आप क्लिक हियर टू फेस पर क्लिक कर लेते हैं और आपका 10वीं का बोर्ड का जो मार्कशीट है वो फेस हो जाता है तो आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं रहेगी। यदि अपलोड नहीं होता है, यदि फेस नहीं होता है तो मार्कशीट अपलोड करनी जरूरी है। ठीक है, जितनी भी आप अपनी शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर बताएंगे वो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करके डिटेल्स फिलअप करके आपको फेस करके, यदि फेस नहीं हो रही है तो अपलोड करना ज़रूरी है। ठीक है, जितनी भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र। आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ है या हो रहा है, यदि आप शैक्षणिक शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है, यदि नहीं है तो यहाँ पर फिलअप करना है, यदि है तो आपको
यदि नहीं है तो यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा और राइट क्लिक करके आपको यहाँ पर शो करना, ठीक है। जो भी डिटेल्स है यहाँ पर आपको फिलअप करनी होगी। उसके बाद में इंटर्नशिप यदि लागू है तो उपाधि से संबंधित या डिप्लोमा से संबंधित। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर यदि लागू हो, मेडिकल से संबंधित, मेडिकल काउंसलिंग से संबंधित, राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग से संबंधित, तकनीकी आपकी जो टेक्निकल शिक्षा से संबंधित जो है उसको यदि आप शो करना चाहते हैं, यदि आपके पास है तो आपको राइट क्लिक कर लेना है और उसके बाद में आपको डिटेल्स फिलअप करनी है। उसके बाद यदि आपको कभी आयोग द्वारा दंडित या ब्लैक लिस्ट या वर्जित या प्रशोधित किया गया है तो आपको यहाँ पर शो करना है। यानी कि आपको किसी विभाग द्वारा परीक्षा से संबंधित हो या अन्य किसी भी प्रकार से आपको ब्लैक लिस्ट किया गया है तो यहाँ पर आपको शो करना जरूरी है, ठीक है। जिस विभाग से आपको ब्लैक लिस्ट किया गया है तो वो यहाँ पर आपको बताना जरूरी है। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो तीसरा स्टेप रहेगा एक्सपीरियंस का। यदि आपका एक्सपीरियंस से संबंधित डिटेल्स है तो यहाँ पर फिलअप करना है, नहीं तो फिलअप करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद में एक्सपीरियंस के बाद में आपकी अतिरिक्त विस्तृत सूचना NG, RG, DC, ME के अभ्यर्थी आवश्यक रूप से भरे। यदि आप NG, RG और DC और ME के अभ्यर्थी है तो यहाँ पर आपको डिटेल्स शो करनी जरूरी है, ठीक है, अतिरिक्त विस्तृत सूचना में। उसके बाद यदि आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो प्रमाण सहित शब्द प्रावधान का उल्लेख करें जिसके अंतर्गत आप आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के अधिकारी हैं। यानी कि आपकी जो उम्र है उसमें आप छूट चाहते हैं, आपकी उम्र 40 से ऊपर हो गई है और उसमें आप छूट चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आप अपना जो भी प्रमाण से संबंधित है, जैसे कि आपकी OBC कैटेगरी से हो गया, SC कैटेगरी से संबंधित हो गया, यदि आपकी उम्र आयु सीमा के अंदर है तो आपको यहाँ पर क्लिक करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद में यदि आपने अन्य कोई विशेष योग्यता, अनुभव, पुरस्कार, पदक विजय चिन्ह प्राप्त किया है तो उसके संबंध में यहाँ पर डिटेल्स शो करना होगा। यदि नहीं किया है तो यहाँ पर फिलअप करने की जरूरत नहीं है। यदि आपने ऐसा कोई शोध यानी कि खोज की है, आपकी कोई पुस्तक है तो यहाँ पर आपको डिटेल्स शो करनी है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो चौथा स्टेप है वो आइडेंटिफिकेशन यानी कि आपका फोटो और सिग्नेचर का, जिसमें फोटो 50 से 100 KB और जो सिग्नेचर है वो 20 से 50 KB के भीतर में आप आसानी से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आपकी जो एप्लीकेशन चेकलिस्ट है वो ओपन हो जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेकलिस्ट, जिसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित है। सबसे पहले जो पहला पॉइंट है, अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता की सर्वथा अनुरूप है, उससे भिन्न है किंतु समकक्ष है। यानी कि आपकी योग्यता सर्वथा अनुरूप है, यानी कि आपने जो 10वीं बोर्ड है वो सर्वथा अनुरूप है तो यहाँ पर सर्वथा अनुरूप ही आपको मतलब क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर सर्वथा अनुरूप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद में अभ्यर्थी ने आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी या उसके बाद प्राप्त की है। यदि आवेदन करने से पहले आपकी जो आवेदन की अंतिम तिथि तक आपने जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपने प्राप्त कर ली है तो आपने जो 10वीं है वो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी लास्ट डेट से पहले आपने हासिल कर ली थी तो आपको आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त कर लिए, यहाँ पर क्लिक करना होगा। यदि आप अपेयरिंग में थे तो आपको आवेदन की अंतिम तिथि के बाद यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद में ये जितने भी आपके जो लागू होते हैं शैक्षणिक योग्यता से संबंधित पॉइंट उसे आप एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद में आप अपना जो भी पॉइंट लागू होता है उसको आपको उस बिंदु को आपको सेलेक्ट करना होगा। यदि जो लागू नहीं हो रहा है उसे पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो श्रेणी वर्ग से संबंधित है, जिसमें पहला पॉइंट है अभ्यर्थी आवेदन व प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी में ही है या उससे भिन्न श्रेणी में है। यानी कि आपके आवेदन फॉर्म में जो श्रेणी है वो श्रेणी प्रवेश पत्र में अंकित श्रेणी में सेम है या उससे भिन्न है तो उसी श्रेणी में, यानी कि आपने जो आवेदन किया था OBC से और जो आपके प्रवेश पत्र में OBC श्रेणी में लिखा हुआ है, OBC श्रेणी लिखा हुआ है तो आपको
उसी श्रेणी में सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद में यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या वो आवेदन की तिथि से पूर्व अपना आरक्षित श्रेणी में जो सर्टिफिकेट है वो पहले से तैयार कर रखा है, तो आपको आवेदन तिथि से पूर्व, ठीक है, यदि आवेदन तिथि के बाद आपने तैयार किया है तो आवेदन तिथि के पश्चात। ठीक है, उसके बाद में यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या उसने राजस्थान का मूल निवासी होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है, तो यस, यदि आप राजस्थान के मूल निवासी है और आप जो आरक्षित श्रेणी से है तो आपको राजस्थान का मूल निवासी यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद टीएसपी एरिया से है तो हाँ सिलेक्ट करना है, नहीं तो नो। ठीक है, उसके बाद में यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है किंतु उसका जन्म राजस्थान राज्य से बाहर हुआ है तो क्या उसने अपने मूल राज्य में उसी आरक्षित श्रेणी में होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है, तो यस करना, नहीं तो नो। ये लागू होता है तो। ठीक है, उसके बाद में अनुभव से संबंधित जो डिटेल्स है वो शो करनी होगी। यदि अनुभव से संबंधित नहीं है तो आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद में आयु, अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु 1/1/2026 को जो आपकी उम्र है वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित तिथि को आयु, जो आपकी विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित तिथि को आयु जो सीमा है आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और जो अधिकतम है वो 46 वर्ष। छूट के बाद छूट वाली जो आयु है वो इसमें गिना नहीं जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपकी बढ़ती थी उसमें न्यूनतम आयु कितनी आपको फिलअप कितनी आपकी उम्र होनी जरूरी थी और जो अधिकतम है वो कितनी है वो यहाँ पर फिलअप करनी है। उसके बाद में आपकी अधिकतम आयु सीमा में विविध श्रेणियों वर्ग के लिए 10 छूट के सामान्य प्रावधान। यदि आपकी उम्र 18 से लेकर के 46 से ऊपर है और उसमें आप छूट चाहते हैं तो आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से टिक करना होगा। ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने का, और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट जिसमें 10वीं का रिकॉर्ड यहाँ पर फिलअप करना है, जिसमें जारी क्रमांक जो आपकी 10वीं मार्कशीट के ऊपर जो जारी क्रमांक होते हैं, सीरियल नंबर होते हैं, वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। जारी दिनांक यानी कि आपका जो रिजल्ट डेट है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। संलग्न संख्या यानी कि आप जो पीडीएफ फाइल है उसमें संलग्न संख्या कितने डॉक्यूमेंट अटेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप केवल 10वीं की मार्कशीट अटेस्ट कर रहे हैं तो एक ही यहाँ पर एक नंबर फिलअप करना होगा। यदि आप 10वीं की मार्कशीट के साथ साथ में उसका जो प्रमाण पत्र होता है वो यदि साथ में अटेस्ट कर रहे हैं तो 2 फिलअप करना होगा। यानी कि जो आपकी पीडीएफ फाइल है उसमें कितने डॉक्यूमेंट हैं, 1 2 3 जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसकी संलग्न संख्या यहाँ पर आपने कितने डॉक्यूमेंट संलग्न किए हैं उनकी संख्या यहाँ पर आपको शो करनी है। ठीक है, उसके बाद में 12वीं का रिकॉर्ड जो सीरियल नंबर है वो फिलअप कर लीजिए, जो रिजल्ट डेट है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में संलग्न संख्या फिलअप कर लीजिए और पीडीएफ फाइल यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। उसके बाद में बीए बीकॉम बीएससी जो भी है उसमें जो आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए, संलग्न संख्या फिलअप कर लीजिए। यदि आप बीए का डिटेल्स फिलअप कर लेते हैं और इसमें डिटेल्स आपकी जो रिजल्ट डेट है वो फिलअप कर लेते हैं, और संलग्न संख्या में यदि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और फाइनल की मार्कशीट अटेस्ट कर रहे हैं तो 3 यहाँ पर आपको संलग्न संख्या 3 लिखना होगा। ठीक है, यानी कि आप अपने पीडीएफ फाइल में कितने डॉक्यूमेंट अटेस्ट कर रहे हैं 3 तो 3। ठीक है, उसके बाद में जो भी आप अपने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शो कर रहे हैं उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको अटेस्ट करना होगा। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि जिस ऑप्शंस के ऊपर स्टार लगा हुआ है वो अपलोड करना जरूरी है। ठीक है, इसी के साथ में आपको उपाधि से संबंधित यदि है तो अपलोड करना है, नहीं तो जरूरी नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पर स्टार लगा हुआ नहीं है इसलिए आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं रहेगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड करने की जरूरत नहीं रहेगी। मूल निवासी प्रमाण पत्र यदि है तो आपको फिलअप करना है। ठीक है तो यहाँ पर रिसीव जो आपका जारी क्रमांक के ऊपर जो फोटो के नीचे आप देख सकते हैं अपना जो मूल निवासी प्रमाण पत्र होता है और उस ऊपर की लाइन में ही जो जारी डेट होती है और जारी डेट के बाद में जो जारी क्रमांक होता है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए और संलग्न संख्या फिलअप कर लीजिए और जो आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र यदि लागू है तो अपलोड कर लीजिए।
जाति प्रमाण पत्र है तो अपलोड कर लीजिए। उसके बाद में अटेस्टेशन फॉर्म यहाँ पर आप फिलअप कर लीजिए। अटेस्टेशन फॉर्म में यहाँ पर जो जारी क्रमांक है, यहाँ पर आप अपना रोल नंबर भी फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो रोल नंबर या अपना जो मेरिट क्रमांक है वो भी यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में जो आपके एटिस्टेशन फॉर्म कितने पेज का है, 2 पेज का है तो 2 पेज यहाँ पर 2 संख्या लिख लीजिए और उसके बाद में PDF फाइल अपलोड कर लीजिए। एटिस्टेशन फॉर्म अपलोड करने के बाद में 10वां जो पॉइंट है वो 2.5 लाख का आय प्रमाण पत्र से संबंधित है। आपने फॉर्म भरते वक्त आपकी जो आपकी इनकम शो है वो आपने 2.5 लाख रुपए की थी तो यहाँ पर अपलोड करना होगा, ठीक है। आपने यानी कि फॉर्म भरते वक्त जो आपकी इनकम है वो 2.5 लाख शो की थी तो यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। जारी क्रमांक में आप अपने जो नोटरी पब्लिक के जो क्रमांक होते हैं वो यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में जो नोटरी द्वारा जारी किया गया जो डेट है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में अपलोड कर लीजिए। यदि आपका 2.5 लाख का प्रमाण पत्र में जो फॉर्म PDF फाइल है वो 4 पेज की है तो 4 संख्या फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में डिप्लोमा धारक प्रमाण पत्र यदि है तो अपलोड कर लीजिए। स्पोर्ट्स संबंधित सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर लीजिए। हस्तलिखित जो आपको हस्तलिखित है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। यहाँ पर आप अपना जो जारी क्रमांक है वो मेरिट क्रमांक या रोल नंबर भी फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में हस्तलिपिक जो आपकी फाइल है वो कितने पेज की है, वो 1 पेज की है तो 1 पेज आप फिलअप कर लीजिए। शपथ पत्र, आपको शपथ पत्र की जो क्रमांक होते हैं वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए और जो नोटरी पब्लिक द्वारा जारी किया गया डेट है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में शपथ पत्र के 2 पेज होते हैं, एक तो फ्रंट पेज और एक बैक साइड का। 2 संख्या लिख लीजिए। उसके बाद में अपलोड कर लीजिए। जाति शपथ पत्र, यदि आपका कैटेगरी शपथ पत्र 1 साल से ऊपर है तो आपको शपथ पत्र अपलोड करना ज़रूरी है, जिसमें आपको जो शपथ पत्र है वो या तो नोटरी से वेरीफाई करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, उसके बाद में जो 15वें ऑप्शंस के बाद में आपका जो 16वां ऑप्शन है बच्चों से संबंधित है, यदि है तो अपलोड कर लीजिए। दहेज धूम्रपान से संबंधित जितने भी आपके लागू हो रहे हैं राजपत्र अधिकारी द्वारा जो 2 चरित्र प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर अपलोड करने हैं राजपत्र अधिकारी द्वारा, ठीक है। जो आपने तैयार करवाए हैं 2 शपथ पत्र वो आपको अपलोड करना जरूरी है। अंतिम संस्थान द्वारा अंतिम जो आपने एजुकेशनल डिटेल्स शो की है और अंतिम जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र है स्कूल का या कॉलेज का वो यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। तो का कड़ी घोषणा शपथ पत्र यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। भर्ती के लिए विशेष प्रमाण पत्र यदि लागू होता है तो अपलोड कर लीजिए। उसके बाद में भर्ती के लिए विशेष प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, आयु में छूट से संबंधित प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र, ये डिटेल्स है वो अपलोड करने के बाद ये डिटेल्स अपलोड कर लेते हैं ये डिटेल्स अपलोड कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सेवेंगे तो आपके सामने आपका जो एटिस्टेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाता है, जिसमें परमानेंट एड्रेस आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं रहेगी, ये पहले से फिलअप आ जाएगा। यदि नहीं आ रहा है तो फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में यदि आपका ये जो डिटेल्स है यदि लागू होती है पाकिस्तान वाली इंक्लूडिंग पाकिस्तान वाली तो आपको फिलअप करनी है। लिविंग से संबंधित तो आपको लागू होती है आपके ऊपर तो आपको फिलअप करनी है, नहीं तो फिलअप करने की जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद में फैमिली डिटेल्स जिसमें आपका फादर का नाम, मदर नेम, वाइफ का नाम, हस्बैंड का नाम, ब्रदर, सिस्टर जो लागू होती है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में उनका जो भी आपका जैसे कि फादर क्या काम करते हैं वो यहाँ पर फिलअप कर लेना, मदर क्या काम करती है वो फिलअप कर लेना है। जितनी भी डिटेल्स है वो एक बार फिलअप कर लीजिए जो आपके ऊपर लागू हो रही है। उसके बाद में इंफॉर्मेशन टू बी फंक्शन अबाउट द सन्स एंड डॉटर इन केस द आर स्टूडिंग लिविंग इन द फॉरेन कंट्री, यदि आपका बच्चा बच्ची अदर कंट्री में रह रहा है या पढ़ रहा है उसके संबंध में डिटेल्स यहाँ पर शो करनी जरूरी है। यदि नहीं लागू होती है तो आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ऑन डिटेल्स का है, जिसमें आपका आधार नंबर, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज ऑन द एविडेंस, एज ऑफ द मेट्रिकल्सर, ठीक है, फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में बर्थ पैलेस, आपका जो भी बर्थ पैलेस है वो आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू रिसीव फादर ऑर्गेनाइज बिलोंग, यहाँ पर पहले से फिलअप होगा, भरने की जरूरत नहीं रहेगी। जो आपके ब्लैंक है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में
आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शो प्लेस ऑफ द एजुकेशनल ईयर्स इन द स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर्स ऑफ द एज, आपकी जो डिटेल्स है एजुकेशनल से संबंधित वो यहाँ पर शो करनी होगी। ठीक है, जो आप एटिटेशन फॉर्म में फिलअप करते हैं ऑफलाइन फॉर्म में, वो यहाँ की यहाँ फिलअप करनी है। ठीक है, उसके बाद में यदि ईयर लागू होता है तो फिलअप करना है, नहीं तो फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपके ऊपर यदि एफआईआर से संबंधित हो या अरेस्टेड से संबंधित हो, जितने भी आपके संबंधित जो प्रशासनिक कार्रवाई है यदि अमल में लाई गई है तो फिलअप करनी है, नहीं तो फिलअप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप नो कर लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, उसके बाद में आपको अपना नेम ऑफ द फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का नाम लिख लीजिए। उसके बाद में आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे तो आपका जो फॉर्म का प्रीव्यू है वो आपके सामने शो हो जाएगा। यदि उस प्रीव्यू में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है तो आप एक बार अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद सबमिट कर लीजिए और सबमिट करने के बाद आप अपना कुछ जो भी पेमेंट है वो पे कर लीजिए। और पेमेंट करने के बाद में आप अपना जो 4th ग्रेड का डीवी का एप्लीकेशन फॉर्म है वो आसानी से फिलअप कर पाएंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।